बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलर्जी, नज़ला, छींकें, ज़ुकाम, नाक का बहना, सर दर्द, आँखों से पानी, ये आम अलामात हैं जो हम सब इससे मुतासर होते रहते हैं। आज की ये वीडियो इसकी तशख़ीस और इसके इलाज के बारे में है। 7 किस्म के इसके इलाज हम कैसे करें ताकि हम इस पर काबू पा सकें। तो ये एलर्जी से होती है और एलर्जेंस जो एलर्जी करते हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। मौसम की तब्दीली की वजह से कोल्ड एलर्जी है, ठंड बाहर निकला एक आदमी और उसने ख्याल नहीं किया, छींकें शुरू हो गई, नज़ला, घर में आया, गया ठीक था लेकिन आया तो छींकें। कई लोग तो इतने नाजुक होते हैं कि फर्श पर अगर नंगे पाँव ठंडे पर रख दें तो उनको छींकें शुरू हो जाती हैं। और फिर मौसम के एतबार से होता है एलर्जेंस, जैसे अभी ये थ्रेशर लगेंगे, थ्रेशिंग होगी गंदम की, उसमें जो बाहर निकलते हैं उनको छींकें, नज़ला, ज़ुकाम। फिर पोलन्स दरख्तों से गिरते हैं, उस मौसम के अंदर भी ये सूरत हाल पेश आती है। फिर जानवरों के साथ जो रहते हैं उनमें कई दफ़ा ऐसे एलर्जेंस होते हैं, खुसूसन जिन लोगों ने कई लोगों ने कबूतर पाले हैं या उनके परों से जानवर पाले हैं, उनके बालों से ऐसी एलर्जी हो जाती है। जब एलर्जी होती है तो एलर्जेंस, चाहे वो इरिटेंट हो, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो या जो भी उसकी किस्म है, जब वो नाक के अंदर दाखिल होता है तो जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एक ऐसा सेल है जो कि इस एलर्जी के लिए ख़ास तौर पर मुतहर्रिक हो जाता है, मास्ट, उसको मास्ट सेल कहते हैं। तो वो जैसे ही बाहर से एलर्जेंस आते हैं वो फ़ौरन उसी वक्त एक्टिवेट हो जाता है। तो 3 किस्म के तब्दीलियां वहाँ रूनुमा होती हैं। सबसे पहले एक केमिकल वहाँ से निकलता है, रिलीज़ होता है, उसको हिस्टामीन कहते हैं। ये एक बुनियादी एक केमिकल है, जब एलर्जी होगी ये फ़ौरन वहाँ से निकलेगा और जैसे ये निकलता है पानी, नज़ला, छींकें शुरू हो जाती है। दूसरा ये होता है कि सोजश शुरू हो जाती है वहाँ पर, जिसकी वजह से जो वहाँ सेल्स होते हैं, वहाँ के जो पट्टे यानी अंदर उसके हैं, वो सूज जाते हैं और उसकी वजह से तकलीफ आदमी को शुरू हो जाती है, सोजश की वजह से। तीसरा एक और वहाँ पर सिस्टम है, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर्स हैं, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर्स, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और वो भी यानी इस एलर्जी को के खिलाफ मुदाफ़ियाती निज़ाम में हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से नाक और मज़ीद बंद हो जाता है। तो अब हमने इसका इलाज करना है, तो इसके अंदर ये 3 बुनियादी चीज़ों को हमने रोकना है। सबसे पहले जो चीज़ है वो हिस्टामीन है। इसके लिए एंटी हिस्टामीन H1 जो है, ये रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ नाक के अंदर, उनसे जो हिस्टामीन रिलीज हो रही है उसको रोकना है। अब जो हिस्टामीन को रोकने के लिए एंटी हिस्टामीन मेडिसिन है हमारे पास, वो 2 किस्म की, एक तो पुरानी फर्स्ट जनरेशन जिसे कहें और एक नई। पुरानी जो है उसमें एवल में फिनरामीन है और दूसरी है पिरिटॉन, क्लोरफिनरामीन, और तीसरी डाइफिनहाइड्रामीन, ये सिरप्स वगैरह में ज़्यादातर ये पाई आमतौर पर आती है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, सेडेशन करते हैं आदमी, अगर ये खा ले या वो शरबत पी ले तो ड्राइविंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उसकी जो यानी सलाहियत है उसकी जजमेंट की और ड्रॉजीनेस की वजह से वो सही तौर पर ड्राइव नहीं कर सकता, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। इसलिए साथ ये लिखा होता है इन मेडिसिन के साथ कि अगर आपने ये मेडिसिन लेनी है तो फिर आपने ड्राइव नहीं करना। दूसरा इनका ये साइड इफेक्ट है कि लॉन्ग एक्टिंग है, बहुत देर के लिए एक दफ़ा खा ली और उसका गुनूदगी, नींद और यानी काफ़ी देर तक एक दिन जो ना वो चलती रहती है। उसके बाद फिर इसमें थोड़ी तरक्की हुई तो सेकंड जनरेशन आई और सबसे मसला ये बड़ा ये था कि भी ऐसी अद्वियात आए जिनमें नींद और गुनूदगी ना हो। तो उसमें सिट्राजीन पहली दवाई, रिजिक्स
जर्टेक वगैरह के नाम से शुरू में बहुत ये चली दवाई, अब भी कई लोग चलाते हैं इसको, उसमें सेकंड जनरेशन में पहली दवाई। फिर उसके बाद इसकी दूसरी आई लीवोसिट्राजीन, ये भी मुख्तलिफ नामों से मार्केट के अंदर मिल जाती है। फिर इसी में लोरेटाडीन आ गई, फिर उसी लोरेटाडीन की अगली एक जनरेशन डेस्लोरेटाडीन आ गई। फिर इसके एक और इसमें एक तरक्की हुई तो फेक्सोफिनाडीन के नाम से एक कंपाउंड आया, जो आजकल फेक्सेट के नाम से भी 60, 120, 180 वो मुख्तलिफ यानी स्ट्रेंथ में मिल जाती गोली। और फिर जो लेटेस्ट आई है वो इबेस्टेम, केनेस्टन, एबेस्टा, सेबेस्टा, मुख्तलिफ नामों से। ये आमतौर पर 24 घंटे के लिए एक गोली खाएं तो 24 घंटे के लिए असर रहता है, लेकिन गुनूदगी इन सब में कम है। हल्की सी ड्रॉजीनेस होती है, लेकिन वो नींद और वो गुनूदगी, ड्राइविंग कर सकते हैं थोड़ी सी, इसमें कई दफ़ा कई लोगों को ज़्यादा भी इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन ये उन पहली गोलियों से ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें ये देखा गया साथ के अगर ये जब खाते हैं तो उसमें असरात ज़्यादा हो जाते हैं, तो नेज़ल जो है ना, ये स्प्रे नाक के अंदर स्प्रे करने के लिए फिर एंटी हिस्टामीन मेडिसिन जो है ना वो स्प्रे की शक्ल में भी आ गई, फौरन स्प्रे करें, उससे नज़ला वगैरह कम होता है। तो एक ग्रुप तो ये हो गया। सबसे पहले तो था कि हम इससे बचें, अवॉइडेंस था कि भी अगर एलर्जी है तो हम निकले ही ना उस जगह। दूसरा है एंटी हिस्टामीन। अब तीसरा है जो सोजश हुई, इन्फ्लेमेशन हुई है, उस सोजश को रोकने के लिए सबसे अच्छी चीज़ें जो अद्वियात हैं वो है स्टीराइड्स। अगर तो वो ओरली लिए जाएं, खाए जाएं, इंजेक्शन लगवाया जाए तो वो उनका असर थोड़ा देर से शुरू होता है, लेकिन देर तक रहता है और साइड इफ़ेक्ट्स भी कई होते हैं। तो उसके लिए नेज़ल स्टीरॉयड्स प्रेपरेशन जो है ना वो मार्केट में आम मिलती हैं। उसमें 3-4-5 वैरायटीज़ जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, वो 4 वैरायटीज़ उसमें ख़ास तौर पे, जिनमें उसमें एक है बुडिसोनाइट, दूसरा है फ्लूटिकोसोन, और तीसरा ट्राइमिसानोल, और चौथा बेक्लामीथासोन। ये 4 जो है ना ये इसमें वैरायटीज़ मिलती हैं, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव है ये, लेकिन इनके भी असरात हैं। ये डीकंजेस्ट यानी फ़ौरन ही वो सोजश को रोक देते हैं, जिससे नाक खुल जाता है और पानी बहना कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है, सिर दर्द भी कम हो जाता है, और आंखों से वो जो सुर्खी वो भी थोड़ी हो जाती है। लेकिन इन दवाइयाँ देने के बावजूद कई दफ़ा देखा गया कि फिर भी नाक नहीं खुलता, तो उसमें डीकंजेस्टेंट दिए जाते हैं फिर, जो कि जो सोजश है उसको फ़ौरन ख़त्म करते हैं। उसमें 2 किस्म के हैं, एक सूडो एफेड्रीन, इसके नेज़ल स्प्रे हैं, और दूसरा है ऑक्सीमीटाजोल, इसका स्प्रे। तो ये स्प्रे मिल जाते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा मसला बन जाता है कि जब ये स्प्रे किए जाते हैं तो जिस्म जो ना उनके ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता मुदाफ़त ऐसी बन जाती है कि यानी जब ये स्प्रे किए जाए, बजाय कि नाक खुले, नाक मुस्तकिल बंद होना शुरू, इनके साइड इफ़ेक्ट भी। तो ये मेडिसिन हैं जो कि ली जाती हैं, इनसे आम तौर पर यानी ये सोजश, नज़ला, ज़ुकाम जो है वो ख़त्म हो जाता है। और फिर कुछ गोलियां भी हैं जो कि ली जाती हैं डीकंजेस्टेंट के तौर पर, वो गोलियां खाने से भी नाक खुल जाता है। फिर इसमें कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि सिर्फ ये जो फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम है, ये सिर्फ ऐसे होता है और ख़त्म हो जाता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि इसके ऊपर फिर जरासीम जो है ना आकर हमला करते हैं, उस जो सेल्स डैमेज हुए हैं वहाँ पर सुपर एडेड इन्फेक्शन हम उसे कहते हैं, जिसकी वजह से नज़ला जो है वो गाढ़ा होना शुरू होता है और रंगदार होना शुरू होता है, पीला नज़ला शुरू हो गया। अब उसके लिए फिर एंटीबायोटिक्स का कोर्स जो है ना वो लेना पड़ता है। उसमें कई किस्म के एंटीबायोटिक्स हैं, वो डॉक्टर्स ज़रात जो है ना वो देते हैं। फिर इसमें अमोक्सिसिलिन से उसके कम्बिनेशन के साथ फिर क्लेथ्रोसिन है, एजिथ्रोसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, और इसकी और दूसरी जो वैरायटीज़ हैं इस
कम्बिनेशंस के अंदर भी देते हैं, कई दफ़ा इंजेक्टेबल में देना पड़ता है। उसमें ये देखते हैं कि शिद्दत कितनी है। कई दफ़ा टेस्ट को अगर ज़्यादा इन्फेक्शन ज़्यादा हो गई तो ओरल पे काम नहीं चलता, खाने वाली गोलियों पे, तो फिर उसमें इंजेक्टेबल जो है ना वो लेने पड़ते हैं। तो अगर पीला नज़ला शुरू हो गया है और नज़ला ज़ुकाम ठीक नहीं हो रहा, तो फिर एंटीबायोटिक्स का कोर्स जो है ना ये ज़रूरी हो जाता है साथ लेना, ताकि वो बुखार नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो सके। उसके बाद फिर ये है कि अगर ये तो आर्जी यानी शॉर्ट टर्म है, एक्यूट जिसे कहते हैं, थोड़ी मुद्दत के लिए, लेकिन कई लोगों को ये नज़ला जो है बार बार होता रहता है, तो उसके लिए फिर यानी ये इम्यूनोसप्रेसेंट जो है ना ये उसका कोर्स लेना पड़ता है, इम्यूनोथेरेपी करानी पड़ती है। मतलब उसका ये है कि आम तौर पर हमारा जिस्म जैसे ही कोई एलर्जी आई फ़ौरन रिएक्शन के तौर पर ये सारा सिस्टम शुरू हो जाता है, तो वो छोटे यानी पहले जाके टेस्ट कराए जाते हैं कि भी एलर्जी किस चीज़ से, तो जिस चीज़ से एलर्जी है वो एलर्जन जो है ना वो एलर्जी वाली चीज़ वो इंजेक्टेबल फॉर्म में उस आदमी को लगाई जाती है। 2-2, 3-3 महीने यानी वक्फे के साथ वो एलर्जी जिस्म के अंदर यानी जिल्द के नीचे वो इंजेक्ट की जाती है। उसकी मिकदार पहले थोड़ी होती है, फिर बढ़ाते बढ़ाते, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि भी वो जिस्म के अंदर वो एलर्जन जिससे एलर्जी होकर ये सारा सिस्टम चलता है वो जिस्म के अंदर ही चलना शुरू हो जाता है, तो जिस्म आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी हो जाता है। या तो फिर ऐसा होता है कि जो रिएक्शन है एलर्जी के ख़िलाफ़ वो होता तो है लेकिन थोड़ा होता है, या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो ये इम्यूनोथेरेपी ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनको बार बार एलर्जी होती है। ये सेंटर्स बने थे, एलर्जी सेंटर, वहाँ जाके ये डायग्नोस होता है कि किस किस चीज़ से एलर्जी है। कई दफ़ा मिक्स एलर्जी होती है, कई दफ़ा सिर्फ एक चीज़ से एलर्जी निकल आती है। उस लिहाज से फिर वो उनके लिए वो इंजेक्शन जो वो तजवीज़ करते हैं वो लगवाने पड़ते हैं। उससे फिर आदमी की कई दफ़ा मुस्तकिल इस एलर्जी से जान छूट जाती है। तो आजकल जो एक और इस वक्त जो मसला दरपेश है वो ये है कि जो कोरोना वायरस है ये भी एक एलर्जी है, क्योंकि वायरस ही एलर्जी करते हैं। लेकिन अगर एक आदमी उसको सिर्फ नज़ला ज़ुकाम और खांसी और नाक बह रहा है, आंखों से पानी है, हल्का जिस्म दर्द है, इसके साथ अगर खुदा ना खास्ता सांस की दुश्वारी पेश आ रही है, तो फिर ये सिंपल एलर्जी नहीं है। फिर आजकल जो पेंडेमिक और जो वबा फैली हुई है, हो सकता है कहीं कोरोना का हमला ना है, तो वो भी एलर्जी। तो इसलिए अगर ऐसी सूरत हाल है तो करीब जो हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ हमें जाना चाहिए और इसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। और ये नहीं कि अगर मुझे निकल आई तो लोग क्या कहेंगे या मुझे वो पकड़ लेंगे, मुझे वहाँ आइसोलेट कर देंगे। ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, कई दफ़ा ज़रूरी हो जाता है कि अगर सांस की तकलीफ़ शुरू हो रही है आजकल इस मौसम के अंदर जहाँ हर वक्त कोरोना का मामला है, तो उसके हमें ज़रूर जाकर उन यानी फैसिलिटीज़ से DHQ है, THQ है या बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाके अगर ऐसी सूरत हाल है, पेशेंट या हमारा कोई करीबी है उसको सांस की तकलीफ भी शुरू हो रही, सांस मुश्किल से आ रहा है, तो ये एक ऐसी अलामत है कि ये एलर्जी तो है लेकिन उस वायरस से है जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इस वक्त अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर ऐसे पेशेंट को फ़ौरन मेडिकल फैसिलिटी से रजू करना चाहिए। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आखिर में मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरा ये YouTube चैनल डॉक्टर शाहिद महमूद को आप सब्सक्राइब भी कर दें और इसको लाइक और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और बेल आइकान को भी दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस कोरोना के एतबार से या दूसरी मेडिकल डिजीज़ के एतबार से आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।